चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से कहानी आगे बढ़ाते हैं और हेडिंग बना लो। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में कौन कौन सा बॉन्ड आपने देख लिया था मेरे साथ, थोड़ा सा शायद आयनिक देख लिया था। आयनिक के बारे में आज और भी बात करेंगे। कोवेलेंट देख लिया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग देख चुके हैं पिछली क्लास में। आज एक बार मेटेलिक बॉन्ड के बारे में कुछ लिखा था क्या? कुछ नहीं लिखा था, लिख लो मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड। एक्स्ट्रा पेन, पेन तो देखो एक बार यहाँ पे कोई पड़ा है? दक्ष बेटा, कोई हरकत नहीं करनी है। XYZ दे, उसका फ़ोन दो वापस। इसको बैग में डालो फ़ोन को। अब चलो देखो मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन मेटल एंड मेटल। फॉर्म्स बिटवीन मेटल्स एंड मेटल्स। बेटा जी, मेटेलिक बॉन्ड किसके किसके बीच में फॉर्म होता है? मेटल एंड मेटल के बीच में फॉर्म होता है। मेटल एटम ऑक्यूपाई, लिखो बोलता हूं साथ साथ, मेटल एटम ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स। मेटल एटम ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। लैटिस पॉइंट इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, बीच में कोई बकवास नहीं चाहिए। ऑक्यूपाई लैटिस पॉइंट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल एंड इट इज, लिखो फटाफट लिखो, एंड it is the electrostatic force of attraction between and it is the electrostatic force of attraction between metal kernels and valence electrons. ठीक है, मेटल्स के कर्नल्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको कहते हैं हम लोग क्या? मेटेलिक बॉन्ड। कर्नल क्या होता है अभी इसको समझ लेते हैं एक बार। देखो भाई, कर्नल क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मेटल है। मेटल कौन है आपका? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपका? 11। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 3s2, सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s1। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। जब सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा, जब सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर देगा तो क्या बनाएगा? ये Na+ बनाएगा। इसी को आप कर्नल कहते हो। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे और फ्री इलेक्ट्रॉन बना के भेज दे उसको वहां से, तो बची हुई स्पीशी को आप क्या कहते हो बेटा? कर्नल्स कहते हो। अब इन पे पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, उनके बीच की अट्रैक्शन को क्या कहते हो आप लोग? मेटेलिक बॉन्ड। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? यस और नो बोलो यार। तो कर्नल और इसके बीच की इंटरेक्शन को क्या कहते हैं बेटा जी हम लोग? मेटेलिक बॉन्ड। तो Na+ अपने आप में क्या हो गया? Na+ इज ए कर्नल। Na+ एक कर्नल हो गया और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है बेसिकली, जिसपे कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज है। और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके पास, तो ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मिला के इसको बुलाया है क्या? कर्नल।
और जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही इंटरेक्शन कर रहा होगा वो कैसी बॉन्डिंग है, मेटेलिक बॉन्डिंग है। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हो आयनिक बॉन्ड के बारे में। अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करवा देता हूं ज्यादा, क्योंकि हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ना है इसको। हाँ ठीक है, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसके बारे में पहले भी कुछ कुछ पॉइंट आप लोग लिख चुके हो। आयनिक बॉन्ड को और क्या बुलाते हैं बेटा जी, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। किसके बीच में फॉर्म्ड होता है बताओ, कल क्या सिखाया था, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, यस और नो, फॉर्म्ड बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे बोलो यार यस और नो। इसमें आयंस कौन सी साइड्स ऑक्यूपाई करती हैं, आयंस ऑक्यूपाइंग लैटिस साइड्स इन क्रिस्टल। ठीक है ना, लिखते चले जाओ फटाफट से। इट इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसमें जो अट्रैक्शन होती है वो क्या आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन आयंस। रिवाइज करवा रहा हूं ये आपको मैं फटाफट से, क्योंकि पूरे चैप्टर में बाकी हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ना है ज़्यादातर, तो थोड़ा बहुत जो आयनिक बॉन्ड के बारे में है वो दोबारा से एक बार देख लो। ठीक है, और कह सकते हैं इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो KCl, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, K पे क्या आ जाता है अपना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फिर वो Cl वही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, क्या बना लेता है Cl माइनस, और इनके बीच में अट्रैक्शन होके क्या बन जाता है K प्लस Cl माइनस। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई इसकी, अगर आपको कोई कंडीशन बोल दे कि एक कैसा होना चाहिए एलिमेंट, वन एलिमेंट मस्ट बी क्या, हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है जैसे वन एलिमेंट मस्ट बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाँ ये लिख लिया था एक बार, बस फटाफट से दोबारा से लिख लो। ठीक है, लिखते चले जाओ फटाफट से। should have high electronegativity difference, should have high electronegativity difference between combining atoms। कंबाइनिंग एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए। अब आप समझ पा रहे हो इस पॉइंट को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा ही तो होगा इसके बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये 1.7 से ज्यादा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। करवाया था नहीं है पॉलिंग के हिसाब से, ठीक है। शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी पढ़ाई थी ना आपको, दोबारा पढ़ा दूंगा लैटिस एनर्जी, कोई बात नहीं है, चलो बता देते हैं अभी।
लिख लो एक बार, शुड हैव हाई लैटिस एनर्जी। लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स पता है। आयनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल डाल लो। देन अपने पास आयनिक कंपाउंड्स की एक के लिए एक टर्म आती है वैलेंसी। वैलेंसी आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। अच्छा, वैलेंसी का क्या मतलब लिखवाया था? बताओ, वैलेंसी का क्या लिखवाया था? नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन द एलिमेंट्स। वैलेंसी को क्या कह सकते हो आप लोग? पर अभी हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। कोवेलेंट के अंदर भी वैलेंसी डिटरमाइन करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? वैलेंसी के साथ कोवैलेंसी यूज करते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है इसका मतलब? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन number of electrons lost or gained in formation of ionic solid। in formation of ionic solid। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन्ड इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक सॉलिड्स। बढ़ जाए, आगे बढ़े। एग्जाम्पल ले लो। NaCl एक आयनिक कंपाउंड है। बताओ Na कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है? बोलो। 1। और क्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन का गेन करता है? 1। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी अगर आपसे कोई पूछ ले गलती से, सोडियम की कितनी हो जाएगी? 1। और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? 1। ये बताई हुई बात है, पहले भी डिस्कस करी हुई है क्लास में। आयनिक कंपाउंड आ गया, एग्जांपल ले लो BaCl2। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक बात बताओ, Ba पे चार्ज कितना है? Ba पे चार्ज कितना है? +2। और क्लोरीन पे -2, पर एक क्लोरीन पे कितना है अभी भी? -1। तो बेरियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो जाएगी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी 1 ही रहेगी। समझ गए ना? चलो बताना फिर तुम। हाँ, नीचे वाला नहीं हटा रहे। Al2SO4 होल थ्राइस के बारे में बताओ। Al2SO4 होल थ्राइस में एल्यूमिनियम की और सल्फेट की जो है वो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या क्या होगी? सल्फेट आयन SO4 पे -2 चार्ज होता है, ये बात याद रखना। SO4 पे कौन सा चार्ज होता है? -2 का चार्ज होता है। तो SO4 की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? क्योंकि एक SO4 पे -2 है, 3 पे -6 होगा, इधर +6 होगा, तो एक एल्यूमिनियम पे +3 होगा। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। वैसे भी याद रख लो यार, एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज होता है। माइनस नहीं लगाते इसमें। इलेक्ट्रोवैलेंसी का जो भी आयन है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो नंबर लिख दीजिएगा, +- नहीं लगाना। नंबर ऑफ
नहीं, आयन कंप्लीट की निकलेगी। जहाँ पे सल्फर एज इन आयन काम कर रहा होगा वहाँ पे तू कह सकता है, मतलब इसमें नहीं। ठीक है, चलो कहाँ से हटे बे, दिख तो रहा ही है, वो इधर हो जाना, इधर खिसक जा थोड़ा जानवर। चलो इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करिए तो कोवैलेंसी भी बता देते हैं, चलो साथ साथ तुमको। कोवैलेंसी अप्लाई होती है बेटा फॉर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। कौन से बॉन्ड के लिए बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। और ये क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कौन सा था? राइट, कोवैलेंट के जैसा और कौन सा बॉन्ड था? अपना याद है तुझे नाम? बोल ना फिर कोऑर्डिनेट 4 बार। क्या कह रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, सुनो एग्जाम्पल देख लो। NH3 याद रख लो, एक लोन पेयर होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। चलो बताओ नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? यहाँ पे कितने कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं अर्जुन? नाइट्रोजन के कितने कोवैलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं? 3। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी? कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3। एक क्या है इसके ऊपर बेटा? लोन पेयर। ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, x +3 = 0, x = -3। यस, एक लोन पेयर को गिना नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को गिना है। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। लोन पेयर में इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग 2 होती है। पेयर का मतलब जोड़ा। अच्छा, दोनों गिनने होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये देख, ये ले H2O का मॉलिक्यूल है, H2O के मॉलिक्यूल पे ये 2 लोन पेयर होते हैं। अब तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर काउंट करेगा तो 4 हैं, और ऑक्सीजन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो काउंट करेगा तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी इस बार? 2। कोवैलेंसी का मतलब जितने वो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उतनी कोवैलेंसी हो जाएगी। सीधी सीधी सी कहानी है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। हर एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, एक्स वाले फॉर्मूले से ज़्यादातर का आ जाता है, पर किसी किसी मॉलिक्यूल का एवरेज आता है, वो मॉलिक्यूल का पूरा एवरेज आता है, तो फिर हमें स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ता है। तो ऐसे देख लियो, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर +5 या उससे कम आ रही है तो तेरी ठीक आ रही है, अगर उससे ज़्यादा आ गई तो गलत आ रही है। स्ट्रक्चर से देख लियो। सल्फर की +6 से ज़्यादा आ गई तो गलत हो जाएगी, +6 से ज़्यादा वो लूज़ नहीं कर सकता, 6 से ज़्यादा। तो उससे नीचे नीचे जब तक आ रही है तब तक तेरा एक्स वाला फॉर्मूला ठीक है। कभी फ्रैक्शन में आ रही है तो तेरे को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा इंडिविजुअल पे क्या है। तू बता क्या कह रहा है? करना क्या था मतलब? कौन सा फॉर्मूला बेटा? सिंपल एक्स फॉर्मूला, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, x प्लस का 1, एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6 = 0, x = +5। ये तो हमने रेडॉक्स में किया था ना। ठीक है, अभी हम ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है या ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवैलेंसी अलग अलग बातें हैं, मिक्स मत करो इसको। कोवैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्ड, कोवैलेंट कितने फॉर्म कर रहा है। HNO3 का स्ट्रक्चर देख लो कैसे बनेगा, इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप देखो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है ये, वैसे
पर नाइट्रोजन की कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5 हो जाएगी, सॉरी 4 हो जाएगी। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड को भी एक बॉन्ड गिन लेना। कैसे बनेगा कोऑर्डिनेट का? अभी तो मैंने आपको बना के दे दिया, अभी तो क्योंकि मैं आपको कोवेलेंसी करवा रहा हूँ। धीरे धीरे आप इस चैप्टर में आगे चलोगे तो आपको ये बनाना भी आ जाएगा कि ये बनाया कैसे है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्यों लगाए ये भी पता लग जाएगा। अभी तो हमारा टॉपिक चल रहा है कोवेलेंसी, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड पे अप्लाई होता है। अभी तो मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप गिन लो, बने हुए स्ट्रक्चर में गिन लो कि कौन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अभी तो यही चल रहा है, उतनी कोवेलेंसी। बस ये बड़ा सिंपल सी एक बात आपको समझानी है, ठीक है। जैसे एक और ले लो, हाँ बोलो। नहीं, क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर में करवा दूंगा ना कि स्ट्रक्चर बनाने कैसे हैं, तो आप खुद ही बना लोगे। मैं बता तो रहा हूँ आपको, जब मैं बनाने सिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। चलो देखो, PCl5 का स्ट्रक्चर इन फ्यूचर आगे ऐसे आप बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको। इसमें 3 बॉन्ड एक साइज के होंगे, 2 बॉन्ड एक साइज के होंगे, ये 3 प्लेन में होंगे। फास्फोरस यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रहे हैं? देखो ये बॉन्ड नहीं है, ये ज्योमेट्री है, ये शेप है कि ये प्लेन में है, ट्राइंगल प्लेन में है, बस वो दिखा रहा है, बॉन्ड नहीं है क्लोरीन क्लोरीन के बीच में। चलो मैं हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं। हाँ बेटा ऐसे ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसे ही। पर अभी आपको स्ट्रक्चर नहीं करने, याद स्ट्रक्चर मैं आपको अलग से सिखा दूंगा सारे, जब सिखा दूंगा तो कर लेना। अभी तो बस एक टॉपिक चल रहा है जिसमें आपसे पूछा है कि फास्फोरस की कोवेलेंसी बता दो, तो 5 आपको शायद नज़र आ रही होंगे क्योंकि 5 वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। हाँ बिना बनाए दिख जाते, हाँ दिख सकते थे, पर कभी कभार लोन पेयर आ जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है, कुछ कुछ हो जाता है। चलो छोड़ो ये सब। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स लिख लो, प्रॉपर्टीज लिख लो, प्रॉपर्टीज डाल लो, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जल्दी जल्दी करो, ये काम तो जल्दी का है, साथ साथ लिखते जाओ। हटा दें इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हेडिंग बना लो। नहीं, इसमें लिखो आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल। इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कोई पर्टिकुलर, किसी भी जगह से आ जाते हैं, किसी भी शेप, किसी भी साइज, ठीक है ना। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मतलब किसी एक्सिस वैक्सिस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कोई एक्सिस नहीं है स्पेसिफिक, मतलब ये कि कोई एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहे हैं, कोई एक्सिस टू एक्सिस नहीं आ रहे। Na+ बीच में है, Cl- यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से। प्लस और माइनस की इंट्रैक्शन कहीं से भी हो सकती है, पूरी चारों तरफ से उसके। Cl- को किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस से आने की ज़रूरत नहीं है कि तू इधर से आएगा तो ये कंपाउंड बनाएगा, अगर उधर से आएगा तो नहीं बनाऊंगा। भाई तू फ्रंट में खड़ा हुआ है, आगे देख रहा है, ठीक है। अब Cl- ने आना है, तेरे साथ इंटरेक्ट करना है, तू Na+ है, तो ऐसा नहीं है कि तू देख रहा है सामने तो सामने से दिख रहा है Cl तो आएगा, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, इधर से आ जाए, कहीं से भी आ जाए। मतलब नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया। फंडा क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ में फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जैसे तू जानवर है, हम सबको पता है, तो प्रॉपर्टी है तेरी, वैसे इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्क क्या पड़ गया? चलो चलो बस करो, बातें मत करो। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड हार्ड। तो इधर आ जा, आगे इधर आ जा तू शोरे, चल इधर के सर। विद इन 1 मिनट से पहले पहले हो जाइए, वरना चांटे लगा के भेजूंगा। चल इधर आ जा, जल्दी आ जा।
अबे जल्दी आजा। आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड हार्ड। कोई बात नहीं। आयोनिक कंपाउंड्स चलो चलो लिखते चले जाओ। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फेज। मोल्टन फेज कौन सी फेज होती है? लिक्विड वाला होता है, लिक्विड फॉर्म होती है। डज नॉट कंडक्ट इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, मोल्टन में जाएगा तो ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। रीजन यूं है ना कि मोल्टन स्टेट में क्या होता है या एक्वस फॉर्म में क्या होता है, NaCl को, नमक को वैसे ले ले तो नहीं कंडक्ट करता। सॉलिड फॉर्म में पानी में डाल देगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और जितना ज़्यादा आयंस की मूवमेंट अलाउ होगी उतना ही ज़्यादा तेरी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस हो जाता है, बस यही मतलब है इसका, और तो क्या है। ठीक है ना, ये पढ़ा हुआ है तुमने 9th-10th में सारी कहानी, ये तुम 9th-10th की कहानी कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हाईली सोल्यूबल in polar solvents, in polar solvents, for example water। जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है कि इसको हटा दूं बेटा, अब ध्यान से सुन लेना, ये वरना तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगी बात। हाँ, ये नहीं हटा रहे, बता रहे हैं। देखो पोलर का मतलब मैंने तुम्हें वैसे पहले समझाया था, मतलब हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक टॉपिक किया था साथ में, उसमें किया था कि अगर B ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और A अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। और जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव आएगा उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बरकरार रहेगा। बोलिए यस और नो। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बनेगा उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, पोलैरिटी। अरे जितना ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी दोस्तों, पोलैरिटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। अब सुनो ध्यान से, सॉल्युबिलिटी का एक जनरल रूल है, जनरल रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी है बेटा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फिनोमिना क्या होता है बेटा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फिनोमिना क्या होता है कि पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर में नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे NaCl है, इसको अगर आपने वाटर में डाला तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सीजन इस दुनिया का सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन बहुत ही कम है, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। और NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें प्लस माइनस आता है, तो ये इसमें सोल्यूबल इजीली हो जाएगा। ये नॉन पोलर में सोल्यूबल नहीं होगा। नॉन पोलर का एग्जाम्पल अभी लिखवा देता हूँ, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, प्रोपेन वगैरह हो गया, कार्बन कार्बन की चेन हो गई खाली, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेंजीन हो गया, ये नॉन पोलर में आते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दे देंगे अभी आप लोगों को। ठीक है, तुमने कार्बन टेट्राक्लोराइड सुना है, CCl4, CCl4 नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड नहीं, उसमें कार्बन क्लोरीन का रोल नहीं है, उसमें ज्योमेट्री का रोल है, उसकी ज्योमेट्री की वजह से वो नॉन पोलर है।
और कोई अगर नॉन पोलर होगा तो फिर उसमें NaCl डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, अगर पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। बस तुम इतना फंडा याद रख लो। ठीक है, नॉन पोलर कंपाउंड्स लिख लो। आयनिक कंपाउंड वाटर में क्यों सॉल्युबल है? क्योंकि वाटर कैसा सॉल्वेंट है बेटा? पोलर सॉल्वेंट है, पोलर। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है और यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, इसलिए ये एक जैसे नेचर के हैं, कहीं ना कहीं पोलैरिटी वाइज एक जैसे नेचर के हैं, इसीलिए इसमें सॉल्युबल। समझ गए? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो नॉन पोलर कंपाउंड्स आर क्या बेटा? नहीं। ठीक है, आ जाओ। मतलब तू नमक को गैस बनाना चाह रहा है? बहुत ही कुछ यार ऐसा है ना, इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर करके चेक ही कौन क्यों करेगा? ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, मतलब लाइक 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास का। तो पहले तो मेल्ट ही इतने ज़्यादा पे हो रहा है, फिर बॉईल होगा, फिर बनेगा वो। पहले तो मेल्ट करना है, मेल्ट भी हाई टेम्परेचर पे हो रहा है, मेल्ट करने के बाद तू कह रहा है बॉईल कर दो जी, वो और ज़्यादा पे होगा। तो मतलब कैसे, क्यों ही करेंगे, मतलब क्या ही मिलेगा? हज़ार डिग्री सेल्सियस, पहले तो जुगाड़ करो इतने हाई टेम्परेचर का, पूरा कंडीशन सेटअप करो। क्यों, मतलब और भी तरीके हैं फिर कंडक्ट करवाने के। ठीक है, चलो समझ गए? हर जगह, हर गर्म जगह को भट्टी बोल देते हैं हम, तो क्या दिक्कत है बेटा? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे करना पड़ेगा, क्यों ही करेंगे फिर। ठीक है, चलो हटा दें इसको। ये बात समझ में आई है? जनरल रूल ऊपर लिख देते हैं। चलो, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फटाफट लिखते रहो यार, थोड़ा सा फटाफट से फंडा इसको खत्म करें। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलैरिटी का आपको ना आगे भी पता लगेगा, डायपोल मोमेंट एक टॉपिक है, वहां पे आपको पोलर का थोड़ा एग्जैक्ट और पता लगेगा। नॉन पोलर कंपाउंड्स आर बेटर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल CS2 ले लो, CCl4 ले लो, एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं इस तरीके से। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, पोलैरिटी का मैग्नीट्यूड एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में दिया होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रख लो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज़्यादा है, दो का अगर कंपैरिजन आ रहा है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड ज़्यादा होगी। इसका मतलब हो जाएगा वो ज़्यादा पोलर होगा, बस और कुछ नहीं होगा। फंडा क्लियर हो गया? जैसे वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 78 होता है, तो काफ़ी ज़्यादा होता है ये, इसलिए आयनिक कंपाउंड इसमें क्या हो जाते हैं, इजीली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, बस तुम ये याद कर लो, ये वाली बात ये याद कर लो, ये तुम्हें कभी भी आ सकता है, कंपेयर करने को वैल्यू दे सकते हैं। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, बताओ वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा, तो जिसका ज़्यादा होगा वो सॉल्युबल करवा दीजिएगा। नॉन पोलर मतलब कोवेलेंट, यस, पोलर मतलब आयनिक एक तरीके से, और नॉन पोलर मतलब थोड़ा सा कोवेलेंट की ओर। गॉट इट? क्या एक्सेप्शन? तो कुछ नहीं है, बेसिकली
कुछ नहीं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देंगे, पूछ लेंगे ज़्यादा किसका है कम किसका है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी पोलर कंपाउंड्स में ज़्यादा किसकी होगी? ठीक है बच्चों, नॉन पोलर के एग्जाम्पल जैसे मीथेन तुमने सुना है, हाइड्रोकार्बन्स हो गए जैसे, और एग्जाम्पल डाल लो, इसी में डाल लो ऊपर। C2H6 हो गया, C3H8 हो गया, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, एटसेट्रा। हाँ, ब्यूटेन हो गया, ये सारे नॉन पोलर में आएंगे। ये बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये सारे कंपाउंड्स ऑलमोस्ट नॉन पोलर हैं। यहाँ से आप एक बात पता कर सकते हो, ये सारे के सारे कोवेलेंट कहलाएंगे, ऑलमोस्ट नॉन पोलर। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता तो है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम उसको पोलर की कैटेगरी में डाल दें। तो ये किसकी कैटेगरी में जाएंगे? अगर ये पोलर की कैटेगरी में नहीं जा रहे तो किसकी कैटेगरी में जाएंगे अर्जुन? अगर ये पोलर की कैटेगरी में नहीं जा रहे तो किसकी कैटेगरी में जाएंगे? तो नॉन पोलर की कैटेगरी में जाएंगे। ठीक है, ये फंडे समझ में आ गए? चलो और पॉइंट लिख लो। आयोनिक कंपाउंड्स do not show isomerism. Ionic compounds do not show isomerism. Isomerism का मतलब होता है, आइसोमर पहले पढ़ा है तुम लोगों ने? क्या पढ़ा है? स्ट्रक्चरल आइसोमर पढ़ा है। मतलब आपने पहले आइसोमर की डेफिनेशन ये पढ़ी है कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए पर स्ट्रक्चर अलग होनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज जो है उसकी वो क्या हो जाती हैं, फिर अलग हो जाती हैं। आपने स्ट्रक्चर अलग वाली तक पढ़ी है, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग होने के साथ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं बेटा जी? अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इन फैक्ट दे एग्जिबिट बेटा दे एग्जिबिट आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। वो प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग होती है, खुद से जुड़ने की टेंडेंसी होती है कैटिनेशन। एलिमेंट के खुद से जुड़ने की टेंडेंसी कार्बन की हाई होती है, ठीक है, वो कैटिनेशन होती है। अभी ये लिखो कि ये आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते, क्या दिखाते हैं? आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में लिख लो व्हेन आयनिक सॉलिड कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन व्हेन आयनिक सॉलिड। आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बोला पहले, चलो ठीक है। हाँ, व्हेन ionic solid exist in when ionic solid exist in more than one crystal structure। ठीक है, when ionic solid can exist in more than one crystal structure। इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हो आप लोग ZnS, ये सब आपको आगे पढ़ने को मिल जाएगा। ZnS दो फॉर्म में दो स्ट्रक्चर बनाता है। सॉलिड स्टेट आप चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12th के अंदर, उसमें ZnS के दोनों स्ट्रक्चर आपको बनवाए जाएंगे। तो बताया जाएगा
एक स्ट्रक्चर का नाम होता है जिंक ब्लेंड और एक का नाम होता है वुडजाइट। जिंक ब्लेंड और वुडजाइट। बेटा ZNS ही लिखा है और तो कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। ये एक टाइप का सिस्टम है, इसमें जिंक और सल्फर की लोकेशन और इसमें जिंक और सल्फर की लोकेशन अलग अलग होगी। ऐसा लगा लो कि एक क्यूबिकल है तो एक हेक्सागोनल है। हेक्सागन और क्यूबिकल पता है ना कैसा दिखता है शेप, क्यूब शेप पता है ना तुम्हें। एक क्यूबिकल फॉर्म में दिख रहा है तो एक हेक्सागोनल फॉर्म में दिखेगा। मतलब क्या हो गया कि एटम तो दोनों के दोनों सेम ही है, पर फॉर्म्स, शेप, स्ट्रक्चर क्या हो गया उसका, क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म ना कह के इसको क्या कह लिया हम लोगों ने, पॉलीमॉर्फिज्म कह लिया। ऐसे और भी एग्जाम्पल होते हैं। ये 2 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। जिंक ब्लेंड और वुडजाइट क्या है बेटा, 2 डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ जाएं। आइसोमॉर्फिज्म है डिफरेंट कंपाउंड्स शोइंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। डिफरेंट कंपाउंड्स शोइंग सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बेटा एग्जाम्पल है इसमें FeSO4.7H2O, MgSO4.7H2O, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होगा इन दोनों का, ठीक है। ZnSO4.7H2O, देखो इसमें Fe है, आयरन है, इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जिंक है। अलग अलग एलिमेंट है पर जो फॉर्मेशन निकल के आएगी इसकी एग्जैक्टली सेम पोजीशंस पे बैठे होंगे। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। फॉर्मूला अलग है पर स्ट्रक्चर सेम है। इसको क्या बुला दिया बेटा, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है जी। पॉलीमॉर्फिज्म में कुछ नहीं है, फॉर्मूला एक ही है, शेप अलग अलग है। इसमें फॉर्मूले अलग हैं पर शेप एक है। यही बेसिक डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है डेफिनेशंस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो आगे लिखो। लैटिस एंथैल्पी बताई थी ना, बता दो फटाफट से डेफिनेशन क्या होती है लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एनर्जी फॉर्म होने पर या उसको तोड़ने के लिए चाहिए होती है, फॉर्म होने पर रिलीज होती है, ठीक है। तो लैटिस एंथैल्पी लिख लो, एंथैल्पी की फॉर्म में लिखवा देता हूं। जब भी वर्ड यूज करेंगे एंथैल्पी तो डेल्टा H डाल सकते हो आप वहां पे। इसको एंथैल्पी कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपको इसका एंथैल्पी का मतलब थोड़ा सा परफेक्टली समझ में आ जाएगा। आपने इसको लैटिस एनर्जी बोला था तो लैटिस एनर्जी ब्रैकेट में लिख लो। लैटिस एंथैल्पी को लैटिस एनर्जी भी बोला जाता है। बताओ क्या था फिर, बताओ। इट इज द एंथैल्पी चेंज लिख देते हैं हम। इट इज द एंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिक्वायर्ड। बेटा एनर्जी अगर रिक्वायर कर रहे हो, आप ले रहे हो, तो आप क्या करना चाह रहे हो, तोड़ना चाह रहे हो। टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक solid into its constituent ions। तो ऑल का मतलब क्या होता है,
बेटा देखो यहाँ पे आपको लिखा है 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, का मतलब है कि 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, मैं कूट दूंगा किस दिन पकड़ के, तो मैंने बता दिया। ये मुंह पे पड़ेगा ना जिस दिन, उस दिन अलग ही कहानी होगी। मैं बोल रहा हूँ मत करो तो मत करो, 10 बार तो मैंने इग्नोर कर लिया मजबूरन। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। इट इज द इंथैल्पी चेंज और एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। अब अगर आपको कभी भी आयनिक सॉलिड को तोड़ना है और किस में कन्वर्ट करना है, आयंस में कन्वर्ट करना है, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए यहां पे लिखा हुआ है एनर्जी रिक्वायर्ड। और जब आपको आयनिक बॉन्ड, 2 आयन से बॉन्ड फॉर्म करना है, तो वहां पे लिखा होगा एनर्जी रिलीज। तो एक ही बात है, बस उल्टे तरीके से आपको बता दिया गया। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया। जैसे कि आपको एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, लिखते चले जाओ, जल्दी करो। बैठे हैं पेन से खेल रहे हैं इडियट दोनों के दोनों, और हंस रहे हैं ऊपर से। NaCl का 1 मोल, फटाफट से इस थ्योरी को खत्म करें ना। Na+ और Cl-, ठीक है, गैस में गैसियस आयंस हो गए हैं। अब ये देख लो ध्यान से, ये सॉलिड था, ये क्या हो गए हैं, गैसियस आयंस हो गए हैं। ऐसा करने पर जो इंथैल्पी का चेंज हुआ, अब आप इसको ब्रेक कर रहे हो तो इंथैल्पी मतलब एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। वो एब्जॉर्ब डेल्टा एच की वैल्यू के आगे पॉजिटिव साइन लगा के बस वैल्यू आ जाएगी, अगर कभी आएगी तो। कभी एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच ही लिखा रहेगा, आगे साइन किसका लग जाएगा, बस नेगेटिव का साइन लग जाएगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है भाई। इसको तोड़ने के लिए जो भी चेंज होगा वो इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू के फॉर्म में आ जाएगा, और वो वैल्यू किस में होएगी, पॉजिटिव में होएगी। क्यों पॉजिटिव में होएगी, क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब इसी को अगर उल्टा कर दोगे तो डेल्टा एच के आगे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, जो भी XYZ वैल्यू आनी है वो हो जाएगा। 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड्स को ये लैटिस एंथैल्पी किसकी हो जाएगी, NaCl की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फटाफट से नोट करते जाओ, आगे बढ़ रहे हैं। लैटिस एंथैल्पी के क्या क्या फैक्टर बताए थे, बताओ। लैटिस एंथैल्पी किस पे डिपेंड करेगी, क्या फॉर्मूला बताया था एनर्जी का। लैटिस है तो एनर्जी ही, अरे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, K Q1 Q2 अपॉन R। तो लैटिस एंथैल्पी के फैक्टर क्या हो गए, लैटिस एंथैल्पी कितनी ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज, और लैटिस एंथैल्पी कितनी कम, जितना ज्यादा डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस, कटायन और अनायन का डिस्टेंस। अरे कहानी बताई हुई है ना, चलो बताओ। लैटिस एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी, NaCl, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा बताओ किसकी होगी, पहले वाले की। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि लिथियम है, फिर कौन है, सोडियम है, फिर कौन है, पोटेशियम है, फिर कौन है, रुबिडियम है। लिथियम है, लिथियम का साइज क्या है, छोटा। लिथियम का साइज क्या है, छोटा। आप देखो क्लोरीन के बेस पे तो आंसर दोगे नहीं, क्योंकि वो तो कॉमन है। आंसर किसके हिसाब से जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के हिसाब से। अब आपको चार्ज वाला फैक्टर देखना है पहले। चार्ज वाले फैक्टर में तो सब पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस है,
इसके बेस पे भी आंसर अर्जुन भाई नहीं जाएगा। तो अब आपको दिखा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम फर्स्ट ग्रुप के मेंबर हैं और डाउन द ग्रुप साइज बड़ा होता है। साइज छोटा किसका है? लिथियम का। अगर लिथियम का रेडियस छोटा है तो लैटिस एंथैल्पी इसकी ज्यादा होगी, तो ये लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर हो गया। इसी के जैसा अगर क्वेश्चन बना दूं तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो ये लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर है। ये डिक्रीजिंग, पहला पॉइंट ये बना लेना, दूसरा ये बना लेना, ये भी डिक्रीजिंग एली। ये बात समझ रहे हो ना आप? अरे मैंने इनमें कंपेयर किया और इन तीनों में आपस में कंपेयर किया, तो चार्जेस का फैक्टर कॉमन है। आप देख लो Mg पे भी +2 है, कैल्शियम पे भी +2 है, Sr पे भी +2 है, क्योंकि एक ही ग्रुप में आते हैं। तो चार्जेस के फैक्टर से तो आंसर नहीं जाएगा। तो मैग्नीशियम का साइज छोटा है कैल्शियम से, तो मैग्नीशियम की लैटिस एंथैल्पी क्या होने वाली है? ज़्यादा होने वाली है। ये फंडा आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। चलो और बताना फिर, एक और ले लो एग्जाम्पल, NaCl, MgCl2 और AlCl3। बताओ लैटिस एंथैल्पी किसकी ज़्यादा है इसमें? बताओ बेटा, इस इन तीनों में बताओ पहले, फिर लिखना किसकी लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है। NaCl की क्यों ज़्यादा है? रीज़न क्या है? यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? चार्ज किसका चार्ज ज़्यादा है? Na और Cl पे कौन सा चार्ज है? +1 -1। अरे बोलो, Mg पे कौन सा चार्ज है? एक क्लोरीन पे कितना रहेगा? वैसे एक पे तो हमेशा -1 रहेगा, पर क्लोरीन 2 है तो -2। इस पे +3 और एक तरीके से एक क्लोरीन का लिखा है, तो एक Mg और एक Cl में 2 और 1 चार्ज, एक Al और एक C के बॉन्ड में +3 और 1 का चार्ज, -1 का चार्ज। तो आपको दिख रहा है चार्ज यहाँ पे ज्यादा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्योंकि पहली प्रायोरिटी चार्ज को देनी है, तो आपका आंसर इससे जाएगा। और वैसे भी आप रेडियाई को भी अगर प्रायोरिटी दोगे, रेडियाई को प्रायोरिटी मत देना यहाँ, फिर आप बोलोगे यहाँ 3 क्लोरीन हो गए, यहाँ 2 हो गए, फिर आप एटम गिनने लग जाओगे। ठीक है, तो आप क्या कहो कि अगर चार्ज डिफरेंट है तो जहाँ ज़्यादा चार्ज है, ज़्यादा चार्ज वाला सौदा आप ऊपर लगा देना। क्या आपको फंडा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। चलो, लैटिस एनर्जी इज, अच्छा टाइम ज़्यादा हो गया क्या आज? ओके, चलो लैटिस एनर्जी, एक लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से नई कहानी जो है वो बॉर्न नेबर साइकिल आएगी एक, उस बॉर्न नेबर साइकिल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट करेंगे और 2-4 नई कहानी और बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो आज फिर समाप्त करते हैं।